आज के वीडियो सेशन में हम कल जो साइंस का पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, जिसका फोटो खींच करके मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं। जिन बच्चों का व्हाट्सअप नंबर था उनके व्हाट्सअप नंबर पे भी चलेगा। उसको समझने वाले हैं कैसे हम लोग को करना है। आपको पहली बात तो ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इन सब क्वेश्चन को बैठ करके आप आंसर नहीं लिखने लगना, नहीं तो आप लिख भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम करना है कि आपको आंसर क्वेश्चन देख लेना है और क्वेश्चन देख करके उसका आंसर बस आपको पढ़ना है। उसको एक जगह इकट्ठा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसको ले करके लिखने बैठ जाए, पता चलेगा रात तक लिखेंगे, सुबह पेपर देने जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, तो समझने वाला है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का सेगमेंट देखेंगे, जिसमें बायोलॉजी में हम लोगों ने कुछ 20 क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चित्र बनाएं। इसमें 5-6 ह्यूमन पार्ट्स और शरीर के अंग दिए गए जिसका चित्र बनाए। जैसे मानव पाचन तंत्र है तो पाचन तंत्र का फिगर बना देना, उसका कौन कौन सा नाम होता है उसके लिख देना। मानव हृदय ह्यूमन हार्ट के बारे में लिख दीजिएगा, उसका फोटो बनाना है। ह्यूमन किडनी, वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, इसका फिगर। फिर नेफ्रॉन का फिगर, और पुष्प में वो जो होता है ना पंखुड़ी वगैरह, जिससे वो प्रजनन की प्रक्रिया करता है, वो चीज़ आपको बना देना है। दूसरा क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए कच्चे पदार्थ क्या चाहिए, भोजन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, इतना चीज कर लीजिएगा। फिर क्या, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो भोजन कौन सी उत्पाद विधि द्वारा लेता है, उसका फिगर बना करके करना है। फिर क्या है, मछली में शोषण। तो मछलियों में शोषण के लिए एक विशेष प्रकार की अंग पाई जाती है जिसको गिल्स कहा जाता है। तो मछली में शोषण के लिए भी आप लोग इसको शोषण को पढ़ लीजिएगा। मछली में शोषण कैसे होता है, मछलियों में शोषण के अंग कौन कौन से होते हैं और एक कार्य कैसे करते हैं। फिर आता है वाष्पोत्सर्जन, वेपोराइजेशन क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद पौधे जो होते हैं अधिक जल को शोषित कर लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं वो लोग, पत्तियों के छोटे छोटे स्टोमाटा द्वारा उसका उत्सर्जन करते हैं, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसको लिख लीजिएगा। मानव हृदय की संरचना, ह्यूमन हार्ट का फोटो बनाना है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसका नाम लिखना है, और साथ ही साथ उनके कार्यविधि का भी वर्णन करना है कि वो कार्य कैसे करते हैं। कृत्रिम वृक्क, डायलिसिस क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो वृक्क के जगह पे एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया मशीन लगाया जाता है जिसको डायलिसिस कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन और उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे पौधों में वृद्धि करने वाला हार्मोन हो गया, फल पकाने वाला हार्मोन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो बुक में आपको लिस्ट वाइज दिए गए हैं, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, वृद्धि हार्मोन कौन कौन सा है, इसके बारे में। ठीक, फिर कह रहा है कि मानव में मस्तिष्क की संरचना है। तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, ब्रेन का संरचना कैसे होता है, इसका फोटो बना लीजिएगा और इसका कार्य कैसे। जनसंख्या नियंत्रण, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ लीजिएगा। यह जो है हमारा मनुष्य के आंतरिक ग्रंथियां होती है, मनुष्य के अंदर पाई जाती है। जैसे पादप में पाई जाने वाली ग्रंथियां कौन कौन हो गए, ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर से एथिलीन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ह्यूमन में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि बहुत सारी होती है, जिसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कार्य, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में। उत्तक संवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या है और मुकुलन क्या है, जनन चैप्टर में आपको ये चीज़ मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। लैंगिक, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, पेपर में मैंने लिखा है बस अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता, लेकिन लैंगिक और अलैंगिक दोनों की विशेषता आप पढ़ के जाइएगा। पादप में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको समझा देना है। द्विगुण परिसंचरण और मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, इसको आप कर लीजिएगा। मेंडल का अनुवंशिकता के नियम क्या होते हैं, फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में। फिर उसके बाद मेंडल का प्रयोग, ये जो मटर वाला प्रयोग मेंडल ने किया था उसको समझ लीजिएगा। लिंग क्रोमोसोम क्या होता है, इसको समझ लेना है। अंतर स्पष्ट करने वाला मैं 10 क्वेश्चन दिया है, 10 में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो मैं है अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ वीडियो फॉर्मेट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है, वायवीय और अवायवीय में क्या अंतर है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, रक्त और लसिका में क्या अंतर है, जाइलम फ्लोएम में अंतर। फिर कह रहा है कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, स्वपरागण और परपरागण में अंतर, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर, और लास्ट है हमारा समजात अंग और असमजात अंग के बारे में अंतर। ये जितने क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का है। इस बायोलॉजी के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने चैनल पे ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट करिए। और दूसरा चीज़, इस फोटो पे, इस पेज पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सअप नंबर पे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी का खत्म कर दिया हम लोगों ने, अब आते हैं फिजिक्स के। फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं।
सबसे पहले नामांकित चित्र बनाने वाला क्वेश्चन, जिसमें आ जाएगा कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में समझा देना है। वो फोटो बनता है, आयताकार स्लैब कर लेते हैं, प्रकाश आता है सरल से विरल में वैसे करके। फिर मानव ह्यूमन आई का फोटो बनाना है। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। विद्युत परिपथ, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने को कहेगा तो सिंपल क्या करिएगा, एक बल्ब बना लीजिएगा, उसमें एक एमीटर लगा दीजिएगा, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को, एक स्विच और बैटरी लगा दीजिएगा, ठीक है। और फिर करें प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन, गोलीय दर्पण का डेफिनेशन और प्रकाश का प्रकीर्णन का डेफिनेशन, ये तो आपको करके जाना है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम, तो याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें मैंने स्नेल का नियम नहीं लिखा है, लेकिन आप ये नहीं सोचिएगा कि स्नेल का नियम अगर पेपर में पूछ दे तो इससे नहीं है, ठीक। तो स्नेल का नियम भी आपको करके जाना है। अवतल तथा उत्तर दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब इमेज फॉर्मेशन को करके जाइएगा। एक तो कर ही लीजिएगा, अवतल दर्पण में वो जो सी पे बनता है, वक्रता केंद्र पे जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको कैसे करते हैं, वक्रता केंद्र में वस्तु का प्रतिबिंब रखा जाता है अवतल दर्पण में, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, और वक्रता केंद्र पे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद है अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, इसको लिखना है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग छोटी वस्तुओं को देखने में, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग बड़ी वस्तुओं को। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक में डॉक्टर यूज करते हैं, इसी को हजामती दर्पण भी कहा जाता है। और फिर उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बड़ी से बड़ी ट्रक का फोटो हम लोग देखते हैं, एक छोटे से साइड मिरर में देख लेते हैं, तो ये चीज़ करके जाना है। सिद्ध करना है F बराबर R/2, ऑलरेडी चैनल पर सिद्ध है, आप लोग देख लीजिएगा। लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला 1/V + 1/U बराबर 1/F, सॉरी माइनस वाला होता है वो लेंस फार्मूला, और प्लस वाला दर्पण फार्मूला। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में समझ के जाना है। जिससे प्रकाश की किरणें पार कर जाए वो पारदर्शी, जिससे पार नहीं करे अपारदर्शी, और जिससे धुंधलापन कुछ ही मात्रा पार करे उसको कहा जाता है अपारदर्शी, पारभासी, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये तीनों एक ही हो जाएगा, सॉरी कांच वाला अलग होता है। कांच में प्रकाश की चाल होता है 2.25, और ये क्या कहते हैं, जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये कांच में, वायु में और जल में, निर्वात में, मतलब इस सब में आप प्रकाश के चाल को देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फिर कह रहे हैं कहाँ गए हम लोग, हाँ, उत्तल और अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब, अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति, किरण आरेख, ठीक है, कर लीजिएगा। मानव नेत्र की संरचना और कार्यविधि, दृष्टि दोष क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष 3 प्रकार के, तीनों का कारण, तीनों के क्या क्या दोष हैं, कैसे इसका निवारण किया जाता है, इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है। तो आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में, साइंस VVI क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर आता है हमारा समंजन क्षमता क्या होता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के अनुप्रयोग। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो इस चीज़ को आपको करके जाना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के अनुप्रयोग आपको पढ़ के एकदम जाना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जिसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, और टिंडल इफेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक वाला एक ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो मात्रक वाला, सभी मात्रक का वीडियो एक ही में बनाया 5 से 7 मिनट का वीडियो, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। विद्युत धारा, विद्युत विभव और विद्युत शक्ति और विभवांतर, ये चारों चीज़ को पढ़ के जाइएगा, चारों का डिफिनीशन। ओम का नियम का सत्यापन, कल ही वीडियो अपलोड किया था मैं रात को, तो ओम का नियम पढ़ लीजिएगा, और उसका सत्यापन करने का क्या क्या तरीका है वो भी पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछेगा, तो पूछेगा ही पेपर में। चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, उसके लंबाई पे, उसकी मोटाई पे, ये चीज़ बताया था, चालक की प्रकृति पे निर्भर करता है, इसको आप लोग करके जाइएगा। फिर आ रहा है हमारा विद्युत फ्यूज की संरचना और कार्यविधि। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों लगाते हैं, इससे फायदा क्या है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसा क्यों, इसके बारे में। फिर से ऑस्टेट का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ये तीनों नियम आपको पढ़ करके जाना है। परिनालिका सोलेनॉइड जो होता है, इसकी संरचना का वर्णन करना है। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों अलग अलग चीजें, जनरेटर को जनित्र, मोटर को मोटर कहा जाता है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी कार्यविधि को पढ़ के जाना है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अतिभारण और लघुपतन। अतिभारण शॉर्ट सर्किट, लघुपतन ओवरलोडिंग, इसके बारे में, सॉरी, अतिभारण को ये कहा जाता है, क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग, और
लघुपतन को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तो इसको करके जाने। जीवाश्म ईंधन का डेफिनेशन 8वीं में पढ़ना है। जीवाश्म ईंधन आसान क्वेश्चन लेकिन पूछता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर पढ़ना है। नाभिकीय विखंडन पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, हालांकि इंपॉर्टेंट है। 12th वगैरह के पेपर में बहुत बार पूछा है, तो हो सकता है 10th में भी पूछ दे, क्योंकि 12th में इस बार नाभिकीय विखंडन नहीं पूछा था। ठीक, ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत, ये क्वेश्चन जो है आपको ज्योग्राफी में भी याद करना होगा। ठीक, तो ये दो तरह से, एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। आप लोग नवीकरणीय संसाधन के बारे में, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत को इसमें पढ़ना है। फिर आगे क्वेश्चन है 27 नंबर, अंतर स्पष्ट करें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन अवतल तथा उत्तल दर्पण में, तीसरा अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में, चौथा चालक और विद्युतवर्धी। चालक मतलब कंडक्टर, विद्युतवर्धी मतलब इंसुलेटर। एमीटर वोल्ट मीटर में, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, सेल और बैटरी में, डिश द्वारा प्रदर्शित धारा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय तो दो बार हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए। अंतर में से तो एक दो पूछेगा ही, 10 गो उसमें था, 8-9 गो इसमें भी है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आते हैं हम लोग अब वापस फिजिक्स का देखने के लिए। बायोलॉजी का देख लिया हम लोगों ने, अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स वाला देख लिया। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सबसे पहला, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। रासायनिक समीकरण लिखने के कौन कौन से नियम है, इसको याद कर लीजिएगा। और रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ क्या है, इसको भी। इसके दोष भी होते हैं, जैसे वो सॉलिड वगैरह नहीं बताता है रासायनिक समय, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, गैस बन रहा है, तो ये सब दोष भी याद कर लीजिएगा। प्रतिकारक या अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद, ये दोनों में अंतर भी पूछ देगा, दोनों का डेफिनेशन भी पूछ देगा। एक और रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि बताइए निम्न से कौन प्रतिफल है कौन उत्पाद है। तो जिसके द्वारा एरो मार्क के लेफ्ट साइड में जो रहता है वो हमारा होता है प्रतिकारक, और एरो मार्क के राइट साइड में जो रहता है, मतलब तीर जिधर जाता है, जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे A + B टेंड्स टू C + D, तो ये जो होगा हमारा अभिकारक होगा, जिसको प्रतिकारक भी कहा जाता है, और ये होगा हमारा प्रतिफल, और इसी को उत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है, उत्पाद इसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट या रिजल्ट, रिएक्टेंट, A + B रिएक्टेंट, एरो मार्क के दर्शाता है कि अभिक्रिया इधर से इधर हो रहा है। समझ में इतना बात? आगे आइए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, समीकरण को संतुलित करना सीख के जाना। और कहीं नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो एक जरूर पूछेगा कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है। ठीक है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को पढ़ के जाना है। रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब एक के साथ होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसको भी पढ़ के जाना है। इसका अनुप्रयोग भी पढ़ के जाना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को द्वि या उभय। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, जब डबल पढ़िएगा तो वो तो मैंने लिख दिया ऐसे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जब पढ़िएगा तो आपको उससे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ना पड़ेगा। मोमबत्ती की ज्वाला क्या क्या होती है, उसको 2-3 भाग होता है ना, मध्य भाग, ऊपरी भाग और निम्न भाग। तो ये चीज को पढ़ के जाना है। एलपीजी का फुल फॉर्म, इसका संघटक क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये ब्यूटेन तथा नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको पढ़ के जाना। अम्ल तथा भस्म के गुण पढ़ करके जाना है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का, पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंसेज, मतलब अलग अलग पदार्थों के पीएच। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है रक्त का, ब्लड का 7.4 होता है, ब्लड 74 याद रखना, 74 का मतलब 7.4। ठीक, अब देखिए, और पीएच में भी याद रखना है 0 से 7 के बीच में अम्ल, 7 पर होगा तो उदासीन, और 7 से 14 के बीच में क्षार। इसको याद करके रहना है, नहीं तो पेपर में क्वेश्चन आएगा। साधारण नमक का सूत्र देखिए, साधारण नमक, कॉस्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस सब का सूत्र मैं बगल में लिख दिया हूँ। तो फॉर्मूला भी पूछ देता है और इसकी बनाने की विधि और उपयोग भी पूछ देता है। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 15 तक आपको एक ही तरह का क्वेश्चन है, मतलब जो पदार्थ दिया है उसका बनाने का तरीका, उसको क्या क्या नाम होता है, उसका केमिकल नेम। जैसे सेंधा नमक क्या होता है, इसके बारे में। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है, तो आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारे शरीर में घेघा नामक रोग नहीं होता है। और फिर यहाँ पे आपको देखना है एक चीज, आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाए, तो सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है, इसी साधारण नमक में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट को मिला देते हैं तो वो नमक आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, बनाने की विधि जरूर पढ़ना है। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है, इसको पढ़ के जाना है। वॉशिंग पाउडर, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसको भी करके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमारा धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक, इसमें 2 क्वेश्चन है, धातु और अधातु में भौतिक अंतर और धातु और अधातु में रासायनिक अंतर। ये बहुत बड़ी टॉपिक है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। धातु अधातु का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। धातु का भौतिक गुण अलग है, अधातु का भौतिक गुण अलग है, धातु का रासायनिक गुण अलग है, अधातु का रासायनिक गुण अलग है। ठीक है,
फिर हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के जाना, इससे बहुत क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक कंपाउंड का पूछ सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरीन का और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। वैद्युत संयोजक बंधन और आयनिक बंधन, एक क्वेश्चन और पूछता है आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ होता है, क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच पाए जाने वाले ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड मजबूत होते हैं। ठीक। अयस्क और खनिज में अंतर, ये दोनों क्या होता है? जारण और निस्तापन में अंतर। फिर आना है हमको गैंग, स्लैग और फ्लक्स के बारे में। अयस्क की शुद्धि करते हैं, मतलब अयस्क को मतलब धातु के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें गैंग का निर्माण होता है, स्लैग का निर्माण होता है, फ्लक्स का निर्माण होता है। इसका हिंदी भी यही होता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। गुरुत्वपृथकरण विधि और फेन प्लावन विधि को पढ़ के जाना है। फेन प्लावन विधि, प्लावन में अ की मात्रा छूट गई है। सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता के निष्कर्षण के सिद्धांत, इनके कौन कौन से अयस्क होते हैं, इसको भी पढ़ के जाना है। संक्षारण और इसके रोकने के उपाय, संक्षारण क्या है, इसको कैसे रोका जाता है, पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है कि क्रियाशील मूलक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर में एक चार्ट ही बना के दिया गया है। जैसे हमको पता है कि OH मूलक जो होता है, OH किसका होता है? अल्कोहल का होता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो इस प्रकार आपको मूलक याद करके जाना है बाबू। अगर मूलक याद करके जाइएगा तो पेपर में बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। फिर एक चीज़ और लिखूँ, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का GF मतलब जनरल फार्मूला, शॉर्ट चीज़ में लिखा हूँ, गलत नहीं सोचना। GF का मतलब जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, एल्कीन, एल्काइन और अल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ के जाना है, जिसको जनरल फार्मूला शॉर्ट में लिखा हूँ GF। ठीक है, तो सामान्य सूत्र पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। फिर करेगी समजातीय श्रेणी क्या होता है बता दीजिए। तो जिन क्रमागत यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर होता है उसको समजातीय श्रेणी कहा जाता है, इसको याद करके जाना है। CH2 का अंतर कोर्स में लिख भी दिया हूँ, इतना ही याद रखोगे तो लिख दोगे पेपर में। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके प्रकार क्या है? तो हाइड्रोकार्बन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए पदार्थों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके प्रकार कौन कौन है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड है, जरूर देखना। साइंस VVI क्वेश्चन में सबका मिलेगा वीडियो, प्लेलिस्ट है साइंस VVI क्वेश्चन। फिर पढ़ना हमको एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीकरण, एस्टराइजेशन, साबुन और अपमार्जक में अंतर और साबुनीकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ गए। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और डेब्रेनर का तिर्यक, इसको भी पढ़ के जाइएगा। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मोजले ने बनाया था, इसको भी पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 कह रहा है कि दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी या मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मोजले और आधुनिक दोनों एक ही होगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी अलग होती है, दोनों में अंतर। कोयला और पेट्रोलियम, कोयला 4 प्रकार का होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछी जाती है, पढ़ लीजिएगा। पेट्रोलियम क्या होता है, पढ़ लीजिएगा। दोनों कैसे बनता है, जीवाश्म ईंधन से बनता है, इसको भी याद करके जाना है। फिर कर रहा है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये तो खुद के दिमाग पे सोच के बनाना है, हालांकि लास्ट में दिया है फिजिक्स के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में। बायोगैस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। तो ये टोटली हो गया हमारा साइंस के पेपर का डिस्कशन, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका है। अगर मैं चाहूँ इसको तो आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ, ये स्पष्ट रूप से ये हमारा हो गया बायोलॉजी का क्वेश्चन, और ये हो गया हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन। देखिए फिजिक्स और इसका क्वेश्चन दिख रहा है स्पष्ट रूप से आपको। और फिर ये हो गया हमारा इधर केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाला हूँ मैं, ये रहा केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस सब का चीज़ का मैं वीडियो में टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड कर दिया हूँ। व्हाट्सअप नंबर अगर आप हाई लिख करके भेजिएगा, हाई गेस करके भेजना, तो मैं उसको डाल दूंगा। तो व्हाट्सअप नंबर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग लिखना नहीं है, मैं पहले ही बताया, इस क्वेश्चन को बस आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बुक में खोज खोज के सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है बुक में है। अगर आप फेयर बनाए तो और बेस्ट है, क्योंकि फेयर में भी सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पेपर में कैसे जाना है, फर्स्ट टाइम है आप लोगों का ऐसा पेपर, तो आप लोग ध्यान से जाइएगा, ज़्यादा हेजिटेशन नहीं करना है। रोल नंबर, रोल कोड, ये जितना चीज़ भरने वाला होता है आराम से भरिएगा। अटेंडेंस नहीं छूटनी चाहिए, अटेंडेंस छूटेगा फिर रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सारा चीज़ को करना है, ज़्यादा हेजिटेशन, ज़्यादा भारी नहीं होता है, कोई कुछ नहीं करेगा, बस आपको ध्यान से रहना है, वहाँ पे सतर्कता बनाए रखनी है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है कि हम और चीट वगैरह नहीं लेके जाया जाता है। ये सब चीज़ गलत चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा, ये सब चीज़ नहीं लेके जाते हैं। ठीक, जितना आप पढ़े उतना बेस्ट लिख के आना। पहला चीज़, बोर्ड पेपर में सबसे अच्छी बात होती है आपकी हैंडराइटिंग।
आपकी हैंडराइटिंग जितनी अच्छी आपका मार्क्स उतना ही अच्छा। तो हैंडराइटिंग को बहुत सुंदर सुंदर बनाना है। 3 घंटे का टाइम मिलता है, सॉरी साइंस का है तो साइंस में कम मिलेगा, ठीक है। तो 3 घंटे का पेपर होता है जिसको आपको करके जाना है और आराम से लिखना है, एकदम इत्मीनान से, खूब आराम से अच्छा राइटिंग बना करके। हैंड राइटिंग अगर आपका अच्छा नहीं है, खराब है, तो आप लोग क्या करिएगा कि वर्ड के बीच में थोड़ा सा, जैसे ये लिखना होगा राकेश, ठीक है, और कुमार, तो इस यहाँ पे ना लिख करके थोड़ा सा दूरी बढ़ा के लिखेंगे ताकि ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। देखिए जैसे इन दूरियां बढ़ाएंगे ना हमारा हैंड राइटिंग जो होगा वो अच्छा हो जाए, ठीक। तो ये हैंड राइटिंग बढ़ाने का अच्छा सा तरीका। दूसरा चीज़ आपको यह याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर में कभी भी, मतलब एग्जाम हॉल में आपको ज़्यादा चीज़ नहीं करना है, आपको बस पेपर का जो एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर है उसको देख करके अपने सीट पे चुपचाप बैठ जाना है, ठीक। लोग इसके बाद मैथ का भी हम लोग ऐसा करने वाले हैं, कैसे मैथ का पेपर को करना है, तो मैथ का भी वीडियो आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से करना है पेपर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।